हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 17/100 प्लान कि अगर आप गेट एस्पिरेंट हैं, गेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे 70 के आसपास मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट आपके 70 मार्क्स आ जाएंगे या 70 मार्क्स आप गेन कर लोगे। हो सकता है आप 60 कर गेन कर पाओ, हो सकता है आप 70 प्लस गेन कर पाओ। मैं आपको एक टेंटेटिव अप्रॉक्सीमेट चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें करने से आपके मार्क्स गेन हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने एग्ज़ाम में अप्लाई करी थी, तो मेरे मार्क्स इस मतलब ऐसे आए थे कि एक बार मेरे मार्क्स आए थे 71 पॉइंट समथिंग, तब मेरा रैंक 92 था। और गेट में इस बार 2024 में मेरा रैंक 14 था। तो रैंक 14 था तो मार्क्स मेरे 61 तकरीबन थे। ठीक है, तो प्लान वही है, पेपर की टफनेस और इजी लेवल पर मार्क्स वेरी करते हैं। तो अगर पिछली बार पेपर थोड़ा टफ था तो मेरे मार्क्स कम हो गए, लेकिन 2020 का पेपर इजी आया था तो मार्क्स मेरे बढ़ गए थे। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि आप एग्जैक्ट ऐसा प्लान सजेस्ट कर दीजिए कि इतने ही मार्क्स आएंगे। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, मैं क्या, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा प्लान नहीं बना सकता कि जो बता दे इतना करने से आपके मार्क्स 70 बन जाएंगे। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गेट पूरी तरह से अनप्रडिक्टेबल एग्जाम है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो आपका समझ लो क्या कर रहा है, वो एकदम आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो और बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ। देखो, कौन बच्चे 70 मार्क्स तक पहुँच सकते हैं, पहले ये समझो। ठीक है, वो बच्चे 70 मार्क्स तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चे वो हैं, जो पहले स्टूडेंट या एस्पिरेंट वो हैं जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कंप्लीट अभी हो गया है, या फिर जिनका सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या तो अभी हो गया है या हो चुका है या अक्टूबर तक हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, अक्टूबर के बाद नहीं जाना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो इसको सुनना, फिर मैं दूसरी कैटेगरी बनाऊंगा, उसको सुनना। तो अगर आपको क्या करना है, अब मान लो अब ईसी का कोई बच्चा है, तो इलेक्ट्रिकल वाले और आईएन वाले रिलेट करना, इस चीज़ को रिलेट करना। ठीक है, अलग से कोई स्ट्रेटजी नहीं है, यही स्ट्रेटजी को रिलेट करना अपने सब्जेक्ट के साथ। तो ईसी वाले क्या कर सकते हैं कि ईसी वाले बच्चे ये देखें, सबसे पहले ये देखें वो कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन, ईएमटी, ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके आप पीवाईक्यू उठाओ, और पीवाईक्यू से ये देखो कि जितने पीवाईक्यू हैं, ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन, ईएमटी, ईडीसी, एई के, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पीवाईक्यू हैं, उन पीवाईक्यू में से ये देखो करते समय कि कौन से टॉपिक तुमको टफ लग रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कम्युनिकेशन में हो सकता है किसी को इन्फॉर्मेशन थ्योरी टफ लगती हो सकता है किसी को नॉइस वाला पोर्शन, वैसे नॉइस वाला पोर्शन तो कम आता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि नॉइस वाला पोर्शन किसी को टफ लगे, हो सकता है किसी को पीसीएम टफ लगे। तो आप बैठ के पहले एक पेज पर ये लिखो कि कम्युनिकेशन में कौन से टॉपिक आपके टफ हैं। ईएमटी के नोट करो कौन से टॉपिक आपके टफ हैं, ईडीसी का नोट करो कौन से टॉपिक आपके टफ हैं, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट करो कौन से टॉपिक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आपको उनके सवाल लगाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, वो टॉपिक नोट करो, और उन टॉपिक के कम से कम आप 50-50 क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ के लगाइए। 50-70 जितने लग सकते हैं उन टॉपिक के ढूंढिए। अब सवाल देखो, ये हो सकता है कि सर मैं कहाँ से क्वेश्चन लाऊंगा। भाई बहुत रिसोर्सेज हैं, आप बुक खरीद लो, बुक ढूंढो, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा लग जाएंगे, लेकिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। पी वाई क्यू, उन्हीं पी वाई क्यू को जो पी वाई क्यू टफ लग रहे हैं उन्हीं को देख कर आराम से लगाओ। अब जैसे तुम्हें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि लड़के लोग मार्क्स इन्हीं चार सब्जेक्ट में लूज़ करते हैं। अगर इन चार सब्जेक्ट में मार्क्स लूज़ कर दोगे, तुम्हारी रैंक नहीं बनेगी, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। मैंने तो यही करा था कि मैंने जो जो सब्जेक्ट मेरे को लग रहा था कि यार ये टफ है, उनके मैंने पी वाई क्यू उठाए थे, और वहाँ से मैंने चेक करा मेरे टॉपिक क्या क्या कमज़ोर हैं, उन टॉपिक पे मैंने वर्क करा। और रिजल्ट ये हुआ कि गेट के जब एग्ज़ाम देने गया, तो जब उस लेवल के क्वेश्चन आए या उस तरीके के क्वेश्चन आए तो मुझे दिक्कत नहीं हुई करने में। ठीक है, ये अब तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चे आप लोग नोट मतलब रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। जैसे मान लो कोई डिफरेंस सॉरी कोई एम्पलीफायर, बीजेटी एम्पलीफायर का कोई सवाल आया। ठीक है, और वो मान लो एसी मॉडल का सवाल आया है, आपको इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, गेन, ये सब निकालने को बोल रहा है, वो 3-4 चीज़ें निकालने को बोल रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, 3-4 चीज़ों को, एक कन्वेंशनल सवाल है 3-4। तो आपको करना क्या है कि जो बीजेटी का सवाल आया है भाई, आपको आप भी कर लोगे, मैं भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये सोचना है कि मैं बीजेटी का सवाल कितनी जल्दी, बीजेटी का मॉडल एक छोटे से पेपर पे बना सकता हूँ।
अगर आपके घर पे मैं कॉपी दे दूंगा बड़ी, आप बना लोगे। आप A4 साइज को 4 फोल्ड करिए और चेक करिए इसमें सही सही इन पेपर में मैं कैसे बनाऊंगा, और इतनी जल्दी बनाइए कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें ये चीज़ होंगी ये नहीं होंगी। इस चीज़ पर आप प्रैक्टिस करिए, इसमें आप टाइम कम लगाइए। कोशिश करिए कि अपना कंप्रेशन इतना ज़्यादा आप कर लो कि सवाल 1.5 मिनट 2 मिनट में बन जाए। मतलब 1 मिनट में तो मैं पूरा सर्किट खींच के उसके सारे डेटा लिख डालूँ। इतना प्रैक्टिस करिए, इतना कंप्रेशन करिए अपना, तब जाकर ये सवाल आपसे विद इन अ टाइम बनेंगे, वरना ये सवाल आपके 10 मिनट खा जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे सवाल आ गए 10 मिनट आप दे जाओगे, और आप सवाल सही कर दो गलत कर दो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिनिमम 10 मिनट खा जाएगा ये सवाल। ठीक है, और जहाँ पर टाइम एक बार निकलना चालू हो जाता है फिर पकड़ में नहीं आता। तो वही बच्चे 70 तक पहुँच सकते हैं इस अटेम्प्ट में 2025 वाले में, जिनका सिलेबस अभी हो गया। उनको करना क्या है, आपकी जो भी साइकिल चल रही है वो चलाते रहो, जो भी आपका तैयारी चल रही है, रिवीजन चल रहा है, मॉक चल रहा है, चलाओ, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टाइम निकाल कर सारे टॉपिक नोट करो। जहाँ दिक्कत आ रही है बैठो, एक दिन दो उसमें नोट करो, और उन टॉपिक्स को बैठ के रिपीट करो, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस बनाओ, उन टॉपिक्स को याद करो, उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको याद करो, और उसमें जाके देखो अंदर कहाँ दिक्कत आ रही है, जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है उनको याद करो। तभी जाके तुम्हारा रैंक पेपर में बनेगा, बता रहा हूँ मैं। अगर पेपर जरा भी टफ आ गया ना, तुम रैंक नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, बता रहा हूँ। डर के चक्कर में 40 नंबर तक ही रह जाओगे। वो डर आपको किल करना है ये, लेकिन ये वही कर सकता है, वही बच्चा कर सकता है जिसका सिलेबस अभी हो चुका है। ठीक है, क्योंकि उसके पास टाइम है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। अगर ध्यान से समझ में आ रही होगी, अगर तुम बाकी सीरियस एस्पिरेंट होगे तो रिलेट कर लोगे मुझे। ठीक है, और सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो तो फिर मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको बताऊं और आप टॉपर बन जाओ, ऐसा कोई तरीका मेरे पास है नहीं। ठीक है, दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस अभी चल रहा है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो नवंबर तक या दिसंबर तक उनका हो जाएगा, नवंबर या दिसंबर तक उनका सिलेबस हो जाएगा, लेकिन उनके सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपके 8 सब्जेक्ट भी हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट आप छोड़ के भी जा रहे हो, तब भी आप आसानी से चीज़ें बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको अभी से जो सब्जेक्ट चल रहा है या जो पुराने सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है, यही सब्जेक्ट आपको भी निकालने हैं। ईएमटी, कम्युनिकेशन, ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे टफ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, ये तो आपको देखना है। अगर आप इनमें से चारों में से 2 सब्जेक्ट कोई छोड़ दे रहे हो तो दिक्कत नहीं है। मान लो कोई बच्चा बोलेगा मैं तो ईएमटी और कम्युनिकेशन छोड़ के ही जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप इनको छोड़ दो। ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन ट्रैक करो, अच्छे क्वेश्चन ट्रैक करो। तो पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको लग रहे हैं टफ हैं, ठीक है, वो तो वो आप ट्राई करो। कोई बात नहीं अगर आपके 70 नहीं आ रहे, अरे आपके 60, 62, 65, 60, 62, 65 भी पहुंच रहे हैं तो बहुत है। ठीक है, तो जो बच्चे सब्जेक्ट नहीं भी करके गए तो जरूरी थोड़ी है कि 70 मार्क्स ही लाने हैं। अरे भाई 60 भी आ गए, 58 भी आ गए, तब भी मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो अब ये मत सोचना कि सर आपने 70 का बताया 70, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। अरे कोई बात नहीं, 65 भी आ गया, 67 आ गए, 58 आ गए, 8 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स ला रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। 10 सब्जेक्ट करने के बाद भी लड़के 50 मार्क्स नहीं ला पाते। ठीक है, तो मेरी बात को समझना। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, चाहे इलेक्ट्रिकल का बच्चा हो, चाहे आईएन का हो, चाहे ईसी का बच्चा हो, कोई भी, ओवरऑल जो मैं मेरा जो इस पूरे वीडियो का जो समझाने का समरी है वो ये है कि आपको पीवाईक्यू में देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक आपके वीक हैं, कमज़ोर है। ठीक है, यानी लेस स्ट्रॉन्ग है आपके। तो जो वीक टॉपिक हैं उन क्वेश्चन से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भाई बनाओ, चेक करो, क्योंकि नहीं चेक करके जाओगे पेपर में, अगर जरा सा भी ऊपर नीचे आ गया ईडीसी का क्वेश्चन तुम नहीं बना पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं बना पाओगे, कितना भी दिमाग लगा लेना। ये तभी बनेंगे जब एकदम चीज़ें क्लिक करेंगी, और एकदम चीज़ें तब क्लिक करेंगी जब आपके अंदर से ये डर खत्म हो जाएगा। आपको ये लगेगा यार मेरे को सारे टॉपिक जितने भी गेट में पूछे गए मेरे को सब अच्छे से आते हैं। ठीक है, ये तो चाहे इलेक्ट्रिकल वाले हों वो अपना मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हों वो अपना कोर देख सकते हैं, अपने कोर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो भाई कितना भी कुछ हो जाए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप फ़ायदे में चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप फ़ायदे में चले जाओगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मैंने जो समझाया है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो यकीन मानना अंडर 100 क्या अंडर 50 टच कर दोगे तुम, मैं गारंटी लेता हूँ। 50 टच हो जाएगी, 50, ये बात है कोई डिस्कस नहीं करता है।
कोई नहीं बताता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैंने ये सब चीज़ अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट करी हैं, अपनी तैयारी में सब चीज़ रखी हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अदरवाइज़ बहुत कम लोग ये डिस्कशन करते हैं। सब लोग बस तुमको एक ही बात बोलेंगे, रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो, इतनी टेस्ट सीरीज दे डालो कि भाई कोई मतलब उसका रिकॉर्ड ही तोड़ दो। अरे यार, टेस्ट सीरीज तुम तब दोगे जब तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे। तुम टेस्ट सीरीज दे दो, दुनिया का कोई भी कुछ भी दे दो, तुम्हें कॉन्सेप्ट से ही डर लगता है, तुमको डर लग रहा है सवाल अटेम्प्ट करने से, तो क्या तुम खाक टेस्ट सीरीज में नंबर लाओगे? अरे ला ही नहीं पाओगे यार। तो पहला प्रायोरिटी क्या है? कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना। कॉन्सेप्ट में घुसने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना तुम्हारे पास। सवाल में घुसने की हिम्मत ही नहीं है तो पता ही नहीं है, जरा भी बदल दिया तुम देख रहे हो, फिर बाद में कह रहे हो कि सर नंबर नहीं आ रहे। भाई कैसे नंबर आ जाएंगे? तो मेरी बात ध्यान रखना, अगर ड्रॉपर कोई बच्चा है, सीरियस बच्चा है ड्रॉपर, जो वाकई चाहता है कि उसकी रैंक अंडर 100 टच हो जाए, वाकई चाहता है, वो लड़का, जितनी मैं बात बता रहा हूँ उसको पेज पर लिख ले और इनसे रिलेटेड इस पे एक दिन काम कर ले, 1 या 1.5 दिन में, आपको सच बता रहा हूँ, तुम रिग्रेट नहीं करोगे, मेरे को बार बार थैंक यू बोलोगे। समझ गए? मेरे को बार बार आप थैंक यू बोलोगे कि सर वाकई चीज़ें दमदार है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करो। फ्रेशर कोई है, पहली बार देने जा रहा है, वो अपने जिस भी सब्जेक्ट के टॉपिक आपको लग रहे हो कमजोर है, हैंड टू हैंड स्ट्रॉन्ग करते चलो। हैंड टू हैंड उससे रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन लगाओ ढूंढ ढांड के। कोई बात नहीं, कोई दूसरा टॉपिक उसको रोक दो, क्योंकि बाद में नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात समझो। तो बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताई हैं, इसको अपने दिमाग में एनालिसिस करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखो। मैं बता रहा हूँ बहुत आगे तक जाओगे। और गेट का पेपर तुम लोगों को मतलब ऐसा लगेगा कि हम दे रहे हैं तो हमको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक। अब वीडियो इसमें बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना, नहीं तो अपने ग्रुप में आप लोग हैं, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो हमारा अंडर 100 वाला ग्रुप ज्वाइन करें, 8077332318। ठीक है, ये नंबर है हमारा। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, हमारी टीम आपको ऐड करेगी ग्रुप में और ट्राई करेगी कि आपको गाइड कर पाए, ताकि आप अच्छा रैंक इस बार निकाल पाएँ। ठीक है।